नमस्कार दोस्तों, फिर से मौजूद है आपका दोस्त, आपका होस्ट सोनू चौधरी। आज का जो सेक्शन होगा वो हमारा सेक्शन होगा किसके ऊपर, यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कि किस तरीके से हम ब्लीचिंग पाउडर को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी इस वीडियो सेक्शन को मेरा दोस्त भाई बहन जो भी देख रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और जो वीडियो सेक्शन आप तक पहुँच रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आपके जो क्वेश्चन हैं उनको हल करने में आपकी मदद कर रहे होंगे। अगर आपको सेक्शंस अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है जी, चलते हैं। आज का जो वीडियो सेक्शन है डेट इज़ कॉल्ड यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो हमेशा के लिए चलने से पहले 4 लाइनें फिर से, क्योंकि एग्ज़ाम का वक्त है तो शेर और शायरी का जो वक्त है वो भी किसके लिए किया जाएगा, एग्ज़ाम के लिए। तो ध्यान से सुनना है। ना वक्त है इतना कि सिलेबस पूरा किया जाए, ना वक्त है इतना कि सिलेबस पूरा किया जाए, ना तरकीब कोई कि एग्ज़ाम पास किया जाए, ना जाने कौन सा दर्द दिया है इस पढ़ाई ने, ना रोया जाए और ना सोया जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये शेर और शायरी का जो काम है ये आगे भी सेक्शन में चलता हुआ नजर आएगा आपको। उम्मीद करता हूँ ये शायरी पसंद आई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ना वक्त है इतना कि सिलेबस पूरा किया जाए, ना तरकीब कोई कि एग्ज़ाम पास किया जाए, ना जाने कौन सा दर्द दिया है इस पढ़ाई ने, ना रोया जाए और ना सोया जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपने कम से कम अपना सिलेबस पूरा कर लिया होगा, तो कम से कम आपके साथ ये दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर नहीं किया है तो आपको इन वीडियो सेक्शन के माध्यम से अपने सिलेबस को पूरा कर लेना है। शुरू करते हैं अपना टॉपिक दैट इज कॉल्ड यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कि ब्लीचिंग पाउडर को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर और उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी प्रिपरेशन पीछे की जो वीडियो सेक्शन था उसमें सेपरेटली डाल दी गई थी। ठीक है जी, और आपके मुताबिक जैसा वादा किया था वैसा ही ब्लीचिंग पाउडर के जो यूजेस हैं वो बिल्कुल सेपरेटली लेके आए हैं। तो सबसे पहले जो ब्लीचिंग पाउडर है उसे आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ आपने देखा होगा, इट इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। कपड़े का जो उद्योग है उसके अंदर आप किसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का आसानी से इस्तेमाल करवा सकते हैं। दूसरा आप इसे कहाँ यूज कर सकते हो, इट इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री। कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, पेपर इंडस्ट्री के अंदर। ध्यान से सुनना है, पेपर इंडस्ट्री का जैसे आपको ब्लीचिंग एक्शन करवाया जाएगा फॉर फैब्रिक, ऐसे ही एक्शन होता है किसके ऊपर, पेपर इंडस्ट्री के ऊपर। आपने देखे होंगे कुछ जो पेज होते हैं रजिस्टर के अंदर, कुछ एक पेज सफ़ेद होते हैं और कुछ एक जो रजिस्टर होते हैं वो ब्लैक पेजेस के आते हैं। देखा होगा आपने, एक की कॉस्ट ज़्यादा होती है जो सफ़ेद पेज का होता है, जो ब्लैक पेज का होता है उसकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। अब वो क्वेश्चन क्या है कि वो इस रेट के आधार पे कई बार क्वेश्चन ये हो जाता है कि उसका रेट इतना ज़्यादा क्यों है, इसका रेट इतना कम क्यों है। तो ध्यान से देखना है भाई, जो भी पेपर सफ़ेद किया गया होगा उस पेपर के अंदर से पूरी कोशिश की गई होगी किसी भी कंपनी या डिपार्टमेंट के द्वारा कि उसमें जो भी क्लोरीन कंटेंट मौजूद है भाई उस पेपर को साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका ब्लीच करना पड़ेगा। उसमें भी कंपोनेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जैसे ही उसको साफ करते हैं तो कई बार कपड़ा धोते हैं या आपका पेपर इंडस्ट्री में जब यूज़ करते हैं तो ब्लीच करते वक्त कुछ कंपोनेंट कुछ मात्रा में उस सरफेस के ऊपर क्लोरीन रह जाती है। अगर आप क्लोरीन को क्या करना चाहते हो, वहाँ से हटाना चाहते हो, तो चीज़ क्या होना शुरू हो जाती है, महंगा होना शुरू हो जाती है। इसी वजह से उस पेपर की जो कॉस्टिंग है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो इसका मतलब जब पेपर को एकदम सफ़ेद किया गया होगा, साफ सफाई करने के बाद उसकी सरफेस से क्लोरीन को हटाया गया होगा, तो इस क्लोरीन को हटाने के लिए एक सॉल्यूशन होता है डेट इज कॉल्ड हाइपो सॉल्यूशन। उस हाइपो सॉल्यूशन में डिप किया जाता है उस पेपर को, कह सकता हूँ। अगर क्लोरीन वहां से निकली तो कॉस्ट क्या हुई होगी, महंगी, कह सकता हूं, क्योंकि क्लोरीन को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आपको एक सॉल्यूशन तैयार करना पड़ेगा, उसके पैसे अलग से लगाने पड़ेंगे। तो अब जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है वो किसके थ्रू निकालने की कोशिश करेगा, कंज्यूमर के थ्रू निकालने की कोशिश करेगा, जो कंपनी के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है वो। अगर जो ब्लैक पेपर है उस ब्लैक पेपर में क्या करती है कंपनी, भाई पेपर तो बना देती है और उसके अंदर भी क्लोरीन कंटेंट डाल देती है, ब्लीच से उसको साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन कंपनी जो है उसमें से क्लोरीन कंटेंट को क्या नहीं करती, रिमूव नहीं करती, इसीलिए वो पेपर क्या होता है, सस्ता। अब क्वेश्चन ये कि क्लोरीन को रिमूव क्यों किया गया,
क्लोरीन को रिमूव इसलिए किया गया क्योंकि जो क्लोरीन होता है वो टॉक्सिक होता है फॉर हेल्थ। भाई आपने देखा होगा कईयों को हैबिट होती है स्लाइवा का इस्तेमाल करके पेजेस को आगे चेंज करने की, तो हो सकता है वो क्लोरीन कंटेंट आपके शरीर में इंजेक्ट कर जाए। और क्लोरीन जो होता है वो अच्छा खासा टॉक्सिक होता है। कैसा होता है भाई? टॉक्सिक होता है और कार्सिनोजेनिक इन नेचर। कार्सिनोजेनिक इन नेचर मतलब अगर आप लंबे समय तक स्लाइवा के माध्यम से क्लोरीन आपके इंटैक्ट कॉन्टैक्ट में रहा, लगातार आपके शरीर में पहुंचता रहा, तो हो सकता है आपको क्या हो जाए, कैंसर भी होने की संभावना है। तो उस क्लोरीन को रिमूव करने के लिए एक हाइपो सॉल्यूशन तैयार किया जाता है जो हम यहाँ पढ़ेंगे। उस हाइपो सॉल्यूशन की वजह से आपका जो पेपर होता है वो क्या हो जाता है भाई? महंगा हो जाता है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ साथ पेपर इंडस्ट्री में भी आप इसका क्या कर सकते हो? इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा कहाँ यूज होता है? इट इज यूज्ड इन लॉन्ड्रीज। भाई कपड़े धोने की जो जगह होती है वहां भी इसका क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है, कह सकता हूं। चौथा जो है ये कहां काम आता है? इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म। जब बड़ी क्लासेस में आपको सेक्शंस पढ़ाई जाएंगे तो वहां क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन में दिखाया जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल करता होता है किसकी प्रिपरेशन में? क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन में। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH Cl3। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को तैयार करने के काम आता है। पांचवा, आपका जो ब्लीचिंग पाउडर होता है भाई, ब्लीच भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो टेम्परेरी रंग विरंजक कहा जाता है, वो परमानेंटली कलर उड़ा देता है। तो आपका जो ये ब्लीचिंग एजेंट होता है इट इज ए परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट। कैसा एजेंट है? इट इज ए टाइप ऑफ परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट। परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट क्या होते हैं? जो अपने कंपोजिशन के अंदर नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हो, और वो नेसेंट ऑक्सीजन किसी कलर्ड कंपोनेंट के साथ जुड़ जाए तो उसे किस में कन्वर्ट कर दे? कलरलेस के अंदर। जैसे आपका होता है CaOCl2, किस में कन्वर्ट हो जाए? इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपका ब्लीचिंग पाउडर जो है वो क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरों को क्या दे दें? ऑक्सीजन दे दें, तो उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हो। और यहां से जो ऑक्सीजन बनी होगी डेट इज कॉल्ड ए नेसेंट ऑक्सीजन। कौन सी ऑक्सीजन कह सकता हूं? नेसेंट ऑक्सीजन कह सकता हूं। अब जो ये नेसेंट ऑक्सीजन बनी है, अगर मान लो आपने ब्लीच की मात्रा ज्यादा ले ली तो ये किसके कांटेक्ट में आ जाएगी? कोई कलर्ड सब्सटेंस के कांटेक्ट में। हो सकता है वो कपड़ा कलर रहा हो और आपने ब्लीच ज्यादा कर दिया उस चीज को, तो ये ब्लीच जो है उसके कांटेक्ट में आ जाएगी और उस कलर्ड सब्सटेंस को परमानेंटली किस में कन्वर्ट कर देगी? कलरलेस सब्सटेंस के अंदर। तो कह सकता हूं इसीलिए जब भी फैब्रिक की ब्लीचिंग की जाती है तो ये ध्यान रखा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर की कंसंट्रेशन किस मात्रा में रखनी होगी, अन्यथा अगर अधिक मात्रा में हो गई तो नेसेंट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके वो कलर्ड सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो सकता है? कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो सकता है। और एक बार वो कलरलेस में कन्वर्ट हो गया तो अगर आप उसे इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में वापस भी लेके आएंगे तो वापस वो कलर्ड फॉर्म के अंदर नहीं होता हुआ नजर आएगा। अगर वो टेम्परेरी होता तो यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन की बजाय नेसेंट हाइड्रोजन होता, और नेसेंट हाइड्रोजन अगर कलर्ड सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता तो कलरलेस हो जाता। लेकिन वापस जब उसे इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में लेकर आते तो आसानी से फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता? कलर्ड कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता। तो ये होता है परमानेंट ब्लीच। मतलब ब्लीच का मतलब परमानेंटली उसने रंग को क्या कर दिया? हटा दिया। तो इसे रंग विरंजन कहा जाता है। उसने रंग को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अगर आपने मात्रा को लिमिटेड फॉर्म के अंदर नहीं रखा तो ये इस तरीके से आपके गिवन कंपोनेंट को क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। तो 5 यूजेस तो ये हैं जो मोटे मोटे रहे होंगे। छठा जो यूज है वो अभी भी मैंने कहा कि ये किसका काम कर सकता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। किसका काम कर सकता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। इट इज यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर सकता है। कैसे? भाई हमने ये पढ़ा है CaOCl2 प्लस H2SO4, सही है, कह सकता हूं। हमने ये कंपोजिशन यहां तक पढ़ी होगी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने पढ़ा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। जैसे ही आपने इसको एसिड के साथ ट्रीट किया, किस तरीके से बनता है कंपोजिशन? तो ये कन्वर्ट हो जाता है CaCl2 CaSO4 CaCl2 CaSO4 प्लस HCl।
या फिर HOCl, सही है, कह सकता हूं किस में कन्वर्ट हुआ होगा, HOCl के अंदर। और HO जो Cl है उसे केमिस्ट्री में हाइपोक्लोरस एसिड कहा जाता है, हाइपोक्लोरस एसिड, HOCl। जैसे ही ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का किस तरीके से काम कर सकता है वो दिखाता हूं। जैसे ये एसिडिक मीडियम के कांटेक्ट में आया होगा, किस में कन्वर्ट हुआ होगा, CaCl2 CaSO4 प्लस HOCl। और HO जो Cl है वो स्टेबल नहीं होती, ये कैसी होती है भाई, अनस्टेबल होती है। कैसी होती है, अनस्टेबल। और ये जो अनस्टेबल फॉर्म है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, H2O प्लस क्लोरीन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इस क्लोरीन की वजह से और इस नेसेंट ऑक्सीजन की, सॉरी क्या कह सकता हूं, ये माफ करना भाई, किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां तक उम्मीद करूंगा ये चीज क्लियर हो गई होगी। डेट इज कॉल्ड हाइपोक्लोरस एसिड। और हाइपोक्लोरस एसिड जो है वो स्टेबल नहीं होती, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। और इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ये किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। किसका काम करता है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। या आप सीधा भी लिख सकते थे, जो पीछे पढ़ाया था CaCl2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, उस समय भी दिख रहा था कि ये किसका काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ये प्रॉपर रिएक्शन होती है, किस में कन्वर्ट हुआ होगा, CaCl2 प्लस CaSO4 प्लस HOCl। HOCl इज ए हाइपोक्लोरस एसिड, किस में कन्वर्ट हुई होगी, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हुई होगी। तो एक बार रिएक्शन फिर से रिपीट कर देता हूं। ब्लीचिंग पाउडर को जब आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया तो प्रोडक्ट बना होगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइपोक्लोरस एसिड। अब हाइपोक्लोरस एसिड स्टेबल नहीं होती, वो किस में कन्वर्ट हो गई होगी, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो किसका काम कर सकती है, आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या कर सकती है, काम कर सकती है। अब जो लास्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर, वो लास्ट क्वेश्चन ये होता है कि किस तरीके से आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है वो किसी भी फैब्रिक को ब्लीच करता है। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ डज ए फैब्रिक इज टू बी ब्लीच्ड। किस तरीके से किसी भी फैब्रिक को ब्लीच्ड किया जाता है, तो ध्यान से सुनना है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जिस भी फैब्रिक को आप ब्लीच करना चाहते हो, देखो एक कंटेनर से समझाने की कोशिश करता हूं डायग्राम से। सबसे पहले आप जिस भी कंपोनेंट को क्या करना चाहते हो, ब्लीच करना चाहते हो, जिस भी कपड़े को, उस कपड़े को उठा के डाल देना है किसके अंदर, ब्लीचिंग सॉल्यूशन के अंदर। किसके अंदर, ब्लीचिंग सॉल्यूशन के अंदर। अब ब्लीचिंग सॉल्यूशन क्या रहा होगा, CaOCl2 रहा होगा, सही है। इस कंटेनर के अंदर उस फैब्रिक को, जो भी कपड़ा रहा होगा, उसको उठा के एक कंटेनर में डाल देना है जिसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर मौजूद रहा होगा, ठीक है। कुछ समय बाद आपका ऐसे ही कंटेनर आपस में जुड़े हुए होते हैं। कुछ समय बाद जो ब्लीचिंग सॉल्यूशन के साथ फैब्रिक कांटेक्ट में आया है, इस कंपोजिशन को उठा के किसी दूसरे कंटेनर में डाल दिया जाता है। किस में डाल दिया जाता है भाई, किसी दूसरे कंटेनर के अंदर डाल दिया जाता है। अब आपका कपड़े के साथ साथ क्या लग चुका, आपका जो कपड़ा था वो किसके कांटेक्ट में आ चुका, ब्लीच के कांटेक्ट में आ चुका। डेट इज कॉल्ड फाइबर प्लस CaOCl2 हो चुका। मतलब फाइबर की ब्लीचिंग होना क्या हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। अब उस पूरी कंपोजिशन को उठा के इस दूसरे कंटेनर में डाल दिया जाता है। इस दूसरे कंटेनर के अंदर एक वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। क्या होता है भाई, बहुत अधिक मात्रा में डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का कह दो या HCl का कह दो, सही है। एक वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन एसिड का होगा दूसरे कंटेनर के अंदर। उस दूसरे कंटेनर के अंदर उठा के आपको इस ब्लीचिंग के कंपोनेंट को उठा के उस दूसरे सॉल्यूशन के अंदर क्या कर देना है, डाल देना है। और जैसे ही आप इस दूसरे कंपोनेंट को उसके अंदर डालते हुए नजर आओगे, तो जब आपको पीछे रिएक्शन करवाई थी एसिड्स के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, Cl2, डेट इज कॉल्ड अवेलेबल क्लोरीन। और यहां से इस कंटेनर में क्लोरीन निकली होगी, और वो जो अवेलेबल क्लोरीन है वो रिस्पॉन्सिबल होगी कपड़े को क्या करने के लिए, ब्लीच करने के लिए। तो वही कंडीशन लिख रहा हूं, कैसे, द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर is due to the presence of available chlorine
formed during the reaction। अब ब्लीचिंग एक्शन किसी भी ब्लीचिंग पाउडर का किसकी वजह से रहा होगा? अवेलेबल क्लोरीन की वजह से, जो इस कंटेनर से बनी होगी। कैसे? सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, ए fabric is to be placed, a fabric is to be placed in a container or tank containing bleaching solution, bleaching powder solution। सही है? उसके अंदर आपको उस कपड़े को उठा के डाल देना है। उसके बाद स्टेप नंबर 2, देन पुट दिस solution along with fabric, into another big tank or container। अब उस सॉल्यूशन को और उस फैब्रिक को उठा के किसी दूसरे कंटेनर में डाल देना है। सही है? उस फैब्रिक को उठा के और उस सॉल्यूशन को उठा के किसी दूसरे और बड़े कंटेनर में डाल देना है। कंटेनर containing a very dilute solution of acid। अब वो डाइल्यूट सॉल्यूशन HCl का भी हो सकता है और डाइल्यूट सॉल्यूशन किसका हो सकता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद, इस प्रोसेस के दौरान तो ये कार्यक्रम हुआ। सही है? इस कंटेनर के अंदर क्या क्या मौजूद है? CaOCl2 मौजूद है प्लस फैब्रिक मौजूद है। अब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट्स विद, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद एसिड टू प्रोड्यूस अवेलेबल क्लोरीन, and this chlorine is responsible for bleaching action, ये जो क्लोरीन है इस रिएक्शन से बनी है, इस कंटेनर में डालने से बनी है, ये रिस्पॉन्सिबल होगी किसके लिए? ब्लीचिंग एक्शन को करने के लिए। ठीक है? इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। जैसे CaOCl2 था जिसके साथ क्या था? फैब्रिक प्लस ब्लीचिंग था, उसको आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कर दिया। सही है? ये कंटेनर 1 में था और अब इसको उठा के किस में डाल दिया आपने? कंटेनर 2 के अंदर। तो कंटेनर 2 में क्या थी? सल्फ्यूरिक एसिड। यहां से जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बना होगा? प्रोडक्ट बना होगा CaSO4 प्लस H2O प्लस क्या बनी होगी? क्लोरीन। और ये जो क्लोरीन है ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? आपके ब्लीचिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ध्यान रखना है ब्लीचिंग के लिए कौन सी कंपोजिशन रिस्पॉन्सिबल रही होगी? क्लोरीन, जो अवेलेबल क्लोरीन दूसरे कंटेनर में दूसरे अपरेटस में बनी होगी, वो क्लोरीन जिम्मेवार होगी कपड़े को क्या करने के लिए? ब्लीच करने के लिए। इस तरीके से आपका जो कपड़ा होता है उसकी क्या की जाती है? ब्लीचिंग की जाती है। अब मान लो कोई नौसिखिया है, उसने जो नया नया सीख रहा है, उसने मान लो गलती से ब्लीचिंग पाउडर की कंपोजिशन को बढ़ा दिया, तो आपको साफ दिख रहा है कि उस अपरेटस के अंदर क्लोरीन की मात्रा भी क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। और अभी अभी बताया जो क्लोरीन होता है वो कैसा होता है? टॉक्सिक होता है। तो हो सकता है कपड़े की सरफेस पे क्लोरीन चिपक जाए और आपका हाथ कपड़े पे लगा होगा और वो माउथ तक भी पहुंचा होगा। तो
इस क्लोरीन को, जो एक्सेस क्लोरीन बच जाती है कपड़े की सरफेस पे जो बच जाती है, उसको हटाने के लिए एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है जो पीछे नाम लिया था, डेट इज कॉल्ड हाइपो सॉल्यूशन। तो ये है इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इन order to remove excess of chlorine, in order to remove excess chlorine, a hypo solution is prepared. A hypo solution is prepared. एक्सेस क्लोरीन को रिमूव करने के लिए आप क्या तैयार करते हुए नजर आओगे? एक हाइपो सॉल्यूशन तैयार करते हुए नजर आओगे। क्या तैयार करते हुए नजर आओगे? भाई आपके कपड़े के ऊपर हो सकता है ज्यादा क्लोरीन चिपक जाए, और क्लोरीन होती है टॉक्सिक। उस एक्सेस क्लोरीन को हटाने के लिए आपको कपड़े को किस में डिप करना पड़ेगा? हाइपो सॉल्यूशन के अंदर। अब ये हाइपो सॉल्यूशन है क्या? हाइपो सॉल्यूशन जो आज के समय में हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो हो सकता है Na2S2O3, आपका सोडियम थायोसल्फेट। किसको इस्तेमाल कर सकते हैं? सोडियम थायोसल्फेट। इसे आप हाइपो सॉल्यूशन की तरह ही यूज कर सकते हो। और हाल ही के समय में हम किसको इस्तेमाल कर सकते हैं? Na2SO3, सोडियम जो सल्फाइड है उसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसकी तरह? एक हाइपो सॉल्यूशन की तरह। अब आपके कपड़े के ऊपर या पेपर के ऊपर, पेपर इंडस्ट्री में भी यही कार्यक्रम होता है, कपड़ा हो या पेपर, उसको उठा के किस में डाल दिया जाता है? हाइपो सॉल्यूशन के अंदर, ताकि एक्सेस ऑफ क्लोरीन को क्या किया जा सके? रिमूव। रिएक्शन देखो कैसे होगी। सबसे पहले आपने फैब्रिक को ऐसे किया होगा, CaOCl2 प्लस H2SO4। ये पहले कंटेनर की उठा के दूसरे कंटेनर में डाला, प्रोडक्ट बना CaSO4 प्लस H2O प्लस क्या रिलीज हुई होगी? क्लोरीन। अब मान लो यहां से क्लोरीन एक्सेस में है, मान लेता हूं। अगर एक्सेस में क्लोरीन है तो एक्सेस ऑफ क्लोरीन को उठा के किस में डाल दिया जाए? आपके हाइपो सॉल्यूशन के अंदर। Na2S2O3 जो किसका काम कर रहा है? हाइपो सॉल्यूशन का। उस फैब्रिक को उठा के या फिर उस कपड़े को उठा के या फिर उस पेपर को उठा के हाइपो सॉल्यूशन में डाल दिया जाए, किसके साथ? क्लोरीन के साथ वो रिएक्ट कर जाता है। इस एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ वो क्या कर जाता है? रिएक्ट। और प्रोडक्ट क्या बना देता है? प्रोडक्ट बना देता है Na2SO4 प्लस HCl प्लस क्या बना देता है? सल्फर। तो इस तरीके से जो एक्सेस ऑफ क्लोरीन थी, जो किसी समय टॉक्सिक हुआ करती थी, अब वो किस में कन्वर्ट हो गई? HCl के अंदर। किस में कन्वर्ट हो गई? HCl के अंदर। इस तरीके से क्लोरीन को क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। तो इस तरीके से क्लोरीन को क्या किया जाता है? एक्सेस ऑफ क्लोरीन को वहां से रिमूव किया जाता है। ये आपके पहले अपरेटस की कंटेनर की रिएक्शन थी जिसकी वजह से क्लोरीन बना। वो क्लोरीन साफ सफाई के लिए जिम्मेदार था। हो सकता है कोई नई नौसिखिया व्यक्ति हो, उसने ब्लीच ज़्यादा कर दिया हो तो एक्सेस ऑफ क्लोरीन रिलीज हुई होगी, या फिर हो सकता है रिएक्शन के दौरान भी एक्सेस ऑफ क्लोरीन बन जाए। उस एक्सेस ऑफ क्लोरीन को हटाने के लिए आपने उसको किस में डिप करवा दिया? हाइपो सॉल्यूशन के अंदर डिप करवा दिया, और वो जो क्लोरीन थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? HCl के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो इस तरीके से आप कपड़े को क्या कर सकते हो? ब्लीच कर सकते हो। और एक्सेस ऑफ क्लोरीन को किस तरीके से रिमूव कर सकते हो? हाइपो सॉल्यूशन के माध्यम से क्या कर सकते हो? रिपीट कर सकते हो। इस कंडीशंस को, इनके आधार पे आप एक्सेस ऑफ क्लोरीन को आसानी से क्या कर सकते हो? रिमूव कर सकते हो। तो जाने से पहले आपका दोस्त हमेशा के लिए आपके लिए 4 लाइनें फिर से लेके मौजूद है। ध्यान से सुनना है, वो 4 लाइनें बेहद शानदार हैं। वो 4 लाइनें, लिखना पढ़ना छोड़ दे बंदे। क्या कह रहा है? लिखना पढ़ना छोड़ दे बंदे, नेकियों पर रख आस, चादर उठा और आराम से सो जा, पास करेंगे भगवान। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ पसंद आई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। लिखना पढ़ना छोड़ दे बंदे, नेकियों पर रख आस, चादर उठा और आराम से सो जा, भगवान करेंगे पास। तो उम्मीद करता हूँ कम से कम ये जोक को कई स्टूडेंट क्या होते हैं अपने हिसाब से सीरियसली ले लेते हैं। तो जो इससे पहले अच्छी अच्छी बातें कही हैं तो कम से कम उनको भी थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए। तो ये सिर्फ आपके लिए जोक है। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको बेहद पसंद आया होगा। पसंद आता है तो चीज़ों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो सेक्शन के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ। आपका दोस्त, आपका होस्ट सोनू चौधरी अब आपसे विदा लेना चाहेगा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, जय श्री राम।